Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of The Hindu of 18th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अभी आपको पता है प्रशांत भूषण वाले केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उन्होंने करा उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को स्टडी करेगा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन निकलने हैं उसको, मतलब इस केस तो खत्म हो गया, उनको चार्ज गिल्टी पाया गया। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कंटेम्प्ट कोर्ट तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब ये बता देता हूँ कि कंटेक्स्ट ऑफ चार्ज इसमें बोला गया कि किस किस चीज़ को चेक करेगी या सुप्रीम कोर्ट की जो नई बेंच बन रही है वो देखेगी जुडिशियल करप्शन का अगर कोई चार्ज लग रहा है तो पब्लिक के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो वही देखेगी। दूसरा, द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इफ सच स्टेटमेंट ऑफ करप्शन आर मेड इन पब्लिक अगेंस्ट सिटिंग। एक ये देखेगी कि कोई भी ऐसा एलिगेशन लग रहा है तो किस जज के लिए लग रहा है, या तो सिटिंग जज है या रिटायर्ड जज है, करप्शन का जो चार्ज लग रहा है। तीसरा, वो ये देखेगी कि अगर कोई भी मैटर अगर आ जाता है करप्शन का तो उसे कैसे हैंडल किया जाए, मीडिया के थ्रू हैंडल किया जाए, किसी और मोड के थ्रू हैंडल किया जाए, कैसे किया जाए। तो अभी ये इसके लिए 3 जज की बेंच बैठी है, इसका डिसीजन आया नहीं है, इन 3 क्वेश्चनों पे बात चल रही है। तो जब ये डिसीजन आ जाएगा तब मैं आपको और इसमें क्लियरिटी बताऊंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस में रखा गया, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। हमारा आर्टिकल 1 to 9 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, जो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 215 है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखा गया, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें बता देता हूँ मैं आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और वो गिल्टी अगर है मान के चलिए, तो अगर उसे रिमूव करना है तो कैसे रिमूव होगा, तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, उसके लिए है जजेस इंक्वायरी एक्ट। इसके थ्रू कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके थ्रू ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव हो सकता है। इसका प्रोसीजर क्या मैं शॉर्ट बता देता हूँ, आपके में इतना पूछा नहीं जाएगा। अगर ये किसी को रिमूव करना है तो मोशन पास होगा पहले पार्लियामेंट में। अगर लोकसभा में है तो 100 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए, राज्यसभा में है तो कम से कम 50 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए। कहीं एक हाउस में या तो 100 हो जाए लोकसभा के या राज्यसभा के 50 हो जाए। फिर जो स्पीकर है और स्पीकर होता है लोकसभा का और चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो दोनों में से कोई जहाँ पे भी वो मूव करा है मोशन, वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें उनकी मर्जी है। अगर मान लीजिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 3 लोगों की बेंच बनेगी, 3 लोग की बेंच बनेगी। इसमें कौन कौन होंगे, एक तो सीजीआई होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, एक सीजीआई होंगे हमारे हाई कोर्ट के, और एक होगा ज्यूरिस्ट, कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा। 3 लोग होंगे, 3 लोग इंक्वायरी करेंगे। मान के चलिए इंक्वायरी कमेटी बनती है 3 लोगों की। अगर ये इंक्वायरी कमेटी इन्हें गिल्टी पा लेती है, मान के चलिए गिल्टी पा लिया कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ करा है, तो फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर स्पेशल मेजोरिटी पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर देगा। रिमूव कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करता है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रोसीजर है, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है अगर बाई चांस पूछ लेता है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ, मोर डेवलप एंटीबॉडी। अब सेकंड सीरो सर्वे शुरू हो गया है। पहले दिल्ली में आपको बताऊं फर्स्ट हो गया था, अब सेकंड में क्या पाया गया कि कम से कम 29% जो है उनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई। जो पहला हुआ था उसमें केवल 22% पाई गई थी, दूसरे हुआ है तो उसमें 29%, मतलब अच्छा बॉडी में अब लोगों के ज़्यादा एंटीबॉडी पैदा हो रही है लड़ने के लिए, वायरस के लिए। तो कौन सी एंटीबॉडी चेक करी जाती है, तो AGG ये है एंटीबॉडी जो बॉडी में चेक करी जाती है, यही लड़ती है हमारे कोरोना वायरस से। तो जो सीरो सर्वे है उसमें एक टेस्टिंग किट का यूज होता है, उसका नाम याद रखिएगा, एलिसा टेस्टिंग किट। एलिसा टेस्ट होता है सीरो सर्वे के लिए, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ऐसा नहीं है कि केवल कोविड-19 के लिए यूज हो रहा है, ये टेस्ट HIV में भी यही यूज होता था, HIV में भी ये यूज होता है। ये चेक करता है कि आपके अंदर रोग से लड़ने की कितनी क्षमता है। इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है। आपको पता होगा जो हमारा नॉर्मल कोरोना के लिए अगर टेस्टिंग हो रहा है RAT या RT PCR जो होता है उसमें ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता, उसमें नोज के और स्वाब सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन एलिसा टेस्टिंग में ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। बस इसमें यही जानना और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ, हरियाणा में अब लोक अदालत होंगी। तो हम जानना पड़ेगा लोक अदालत क्या है। तो लोक अदालत जो है वो फॉर्म हुई थी बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987। इस एक्ट के थ्रू लोक अदालत फॉर्म हुई है। एक ADR मैकेनिज्म है। ADR क्या होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं ADR मैकेनिज्म। अब लोक अदालत में क्या होता है, ये तो यहाँ लिखा ही है, ये पीपल्स कोर्ट होती है। पीपल्स कोर्ट कैसे होती है, क्योंकि इसमें ना कोई गवाह होता है, नो प्रोसिक्यूशन, कोई गवाह नहीं होता, ना ही कोई फीस लगती है, कोई फीस भी नहीं होती इसमें, ना ही कोई CPC जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोर्ट है या एविडेंस एक्ट है उसके थ्रू ये काम नहीं करती है। CPC एविडेंस एक्ट इस पर काम नहीं करता है। फिर ये किस बेस्ड पे प्रिंसिपल है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जो पंच परमेश्वर वाला गांधी जी का प्रिंसिपल है। इसी के लिए एक आर्टिकल भी हमारा आर्टिकल 39A जो हमारा DPSP आप जाके चेक करेंगे उसमें लोक अदालत का जिक्र है कि लोक अदालत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए।
फिर ये आइडिया कहाँ से आया था लोक अदालत फॉर्म करने का? तो पीएन भगवती हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने ही आइडिया दिया था कि लोक अदालत बनाई जाए। तो पीएन भगवती इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पीआईएल जो हम डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हम डालते हैं, वो भी पीएन भगवती साहब ने शुरू करी थी। और पीआईएल का जो क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है कि हु जज स्टार्टेड द पीआईएल प्रोसेस इन इंडिया, तो उसका आंसर था पीएन भगवती। तो पीएन भगवती ने पीआईएल भी शुरू करी है और लोक अदालत भी शुरू करी है। दे आर हेल्ड पीरियोडिकली होती रहती हैं। फर्स्ट लोक अदालत कहाँ हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। एक चीज ये ध्यान रख सकते हैं, तो लोक अदालत हमारी किस किस लेवल पे होती है? देखिए, एक तो होती है स्टेट के लेवल पे, एक होती है हाई कोर्ट के लेवल पे, एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक होती है तालुक लेवल पे। तो ऐसे होती हैं स्टेट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक। एक और रह गई शायद कोई, नहीं इतनी है, ठीक है। तो इन लेवल्स पे होती है अदालत, ये लोक अदालत। और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जानने का। वैसे अकॉर्डिंग टू सीएपीएफ इतना डिटेल भी नहीं पूछेगा, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपके सारे सवाल हो जाएं। लेकिन लोक अदालत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, कंडीशन इन माहौल इक्वल टू, अब एनजीटी का रोज आ गया तो मैं एनजीटी क्या बताऊँ, अभी न्यूज़ ही बता देता हूँ। तो अभी कंडीशन, एनजीटी ने फाइन लगा दिया 286 करोड़ का। किस पे लगाया है? कि मुंबई में 3-4 जगह हैं, क्या क्या है? माहुल, अंपादा, चेंबूर। इनमें क्या होता है, बहुत बारी गैस चैम्बर बन जाते हैं। तो फाइन किस पे लगा है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे, और सी लॉर्ड कंटेनर लिमिटेड और एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, इन पे 286 करोड़ का फाइन लगा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, इसलिए एनजीटी पे एनजीटी ने इन पे फाइन लगा दिया। अब एनजीटी फाइन लगा कैसे पाया? क्योंकि एनजीटी के पावर है डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट रखता है, इसलिए एनजीटी फाइन लगा पाया। तो कोई भी पूछे एनजीटी ने फाइन कैसे लगाया, तो क्योंकि एनजीटी के पास है पावर डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। हम पढ़ लेते हैं एनजीटी क्या। एनजीटी 2010 में बनी थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड केस देखती है। थर्ड कंट्री इसमें एनजीटी बनी है, पहली ऑस्ट्रेलिया, दूसरी न्यूजीलैंड। 6 महीने के अंदर इसे अपने केस खत्म करने होते हैं, 5 जगह बैठती है, और इसका जज हेड होता है जो 5 साल के लिए हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये सीपीसी को नहीं मानती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग काम करती है। 2 एक्ट के अंदर इसका कोई अधिकार नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इन दोनों एक्ट में एनजीटी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। बाकी सब केसेस पे एनजीटी डिसीजन ले सकती है। इन 2 जो एक्ट है इन पे कोई अधिकार नहीं है एनजीटी का। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये कल मैं आपको बीएसएफ पढ़ाई था, मैंने कल आपको बताया था डीजी जो है वो सुरजीत सिंह देसवाल हैं, लेकिन आज की जो न्यूज़पेपर में उसमें ये आ गया है राकेश अस्थाना साहब जो है वो नए अपॉइंट किए गए हैं बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। तो ये हमारे नए बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। मेरे को कल भी, परसों से 2-3 लोग, कल जब मैं न्यूज़ बताया काफ़ी लोग बोल रहे सर आप गलत पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए। तो जब न्यूज़ में आएगा तभी मैं पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं हमेशा इंटरनेट पर चेक करता रहता हूँ कि कौन चेंज हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। आज न्यूज़ में आया तो मैं आज इस चीज़ को कवर करूँगा। तो आप लोग घबराया मत करिए कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। जो इंटरनेट पे मैं ऑथेंटिक वेबसाइट से निकाला था, ये जो मैंने आपको बताया, और वेबसाइट से उन्हीं की, बीएसएफ की, मैंने कोई ऐसा नहीं कि विकिपीडिया से निकाला था। तो गलत, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। तो राकेश अस्थाना साहब नए हमारे बीएसएफ डायरेक्टर जनरल बन गए। तो बस आपको ये नाम याद रखना है। ये हमारे फॉर्मर डायरेक्टर जो हैं ये सीबीआई के भी रह चुके हैं। अस्थाना साहब जो हैं पहले हमारे फॉर्मर सीबीआई के भी डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन इन पे एलिगेशन लग गया था ब्राइबरी का। जो हमारे आलोक वर्मा साहब हैं सीबीआई के डायरेक्टर, उन्होंने इन पे एलिगेशन लगा दिए थे ब्राइबरी के। तो फिर इनके ऊपर सीवीसी बैठ गई थी, विजिलेंस कमीशन, उन्होंने इन्हें क्लीन चिट दे दी कि इन्होंने कोई ब्राइबरी नहीं करी, बहुत सही। तो इसलिए अभी हमारे राकेश अस्थाना साहब हमारे नए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए। तो अभी हम बीएसएफ जान लेते हैं कब फॉर्म हुई थी। 1965 में फॉर्म हुई थी, जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी उस टाइम पे। इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, मिलिट्री असॉल्ट सब जगह काम आती है। पूरी हमारी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, पूरी राजस्थान वाली, गुजरात वाली, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, सब में बीएसएफ है। और फिर हमारी थोड़ी ईस्टर्न कमांड भी है जो बांग्लादेश वाली बॉर्डर है, उस पर भी है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, उड़ीसा टू गिफ्ट फेसलिफ्ट टू 11th सेंचुरी टेम्पल। तो इसमें हमें बस एक टेम्पल का नाम जिक्र हुआ है, लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल प्लीज रिमेंबर कहाँ पर है? तो हमारी भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कोई पूछ लेता है लिंगराज के टेम्पल कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में भोलेनाथ महाराज का, शिव जी का शिवा टेम्पल है। कोई पूछ लेता है किस डीटी से रिलेटेड है, तो शिवा टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में, बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये म्यूजिक लेजेंड पंडित जसराज पासेस अवे, तो रेस्ट इन पीस इनको। तो इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई है। तो ये क्या थे, तो बस ये याद रखना है क्लासिकल सिंगर थे पंडित जसराज, और कुछ नहीं याद रखना है। ख्याल, ये बहुत डिटेल हो जाएगा अगर सॉन्ग में जाएंगे। ख्याल से रिलेटेड था। और भक्ति ट्रेडिशन के थे। भक्ति ट्रेडिशन अगर कोई पूछ लेता है, एक भक्ति होता है एक सूफी होता है, तो ये भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड करते थे। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो द नेक्स्ट न्यूज इज,
हाँ, अभी लुक्शैनो एफर्ट्स टू होल्ड रेफरेंडम, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा रेफरेंडम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या होता है, आज मैं यही बता देता हूँ आपको। तो ये रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, ये सब होते हैं हमारी, वहाँ होते हैं जहाँ हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में जो फॉलो होती है वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे मान के चलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का स्विट्जरलैंड में हमारी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंडिया में। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम जो हैं, जो पब्लिक है वो सबसे किसी को भी चुन सकती है। जैसे पब्लिक ही प्रेसिडेंट को चुन लेगी, पब्लिक ही राज्यसभा के मेंबर को चुन लेगी, पब्लिक ही लोकसभा के मेंबर को चुन लेगी। सारी ताकत जो होती है पब्लिक के हाथ में होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया के केस में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे हम चुनते हैं नॉर्मल अपने लोकसभा के मेंबर्स को, फिर लोकसभा के मेंबर जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, फिर टोटल मिलकर सब लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ऐसी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे चुने हुए नुमाइंदे आगे लोगों को चुनते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सॉरी यार, थोड़ा आवाज आ रही है, थोड़ा काम हो रहा घर पे सॉरी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, स्विट्जरलैंड है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो 4 तरीके से एक्सरसाइज करी जा सकती है। उसमें 4 ये हैं, बस इनका नाम याद रखिए, इनका काम याद रखिए। कभी कभी या तो मैच द कॉलम में डायरेक्ट डेफिनेशंस होती हैं, अधिकतर ये मैंने देखा मैच द कॉलम में होते हैं। तो रेफरेंडम का काम क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है, मीनिंग सम इंपॉर्टेंट इश्यूज और डिसीजन टू द पब्लिक सच एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे क्या, हमने कोई अमेंडमेंट कर दिया या कोई नई पॉलिसी लेके आए, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी बना लिया, नया कोई अमेंडमेंट कर दिया, उसके बाद पीपल की ओपिनियन पूछी जाती है कि आप इस चीज से सहमत हैं या नहीं। तो ये दोनों चीज हो सकती है, तो कंपलसरी भी हो सकती है, वॉलंटरी भी हो सकती है। मतलब अगर एक तो पब्लिक जो बोलेगा वो चीज मान ली जाएगी, एक वॉलंटरी पब्लिक से बस ओपिनियन ले रहे हैं, मानेंगे नहीं। तो कोई भी पॉलिसी या कोई भी अमेंडमेंट सरकार लाती है, उसके बाद अगर वो पब्लिक से पूछती है कि आप हमें इसके बारे में बताओ, तो उसे बोलते हैं रेफरेंडम। दूसरा होता है इनिशिएटिव जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इनिशिएट कौन करेगा, तो पब्लिक इनिशिएट करेगी कि हमारे लिए ये वाला लॉ लाओ, प्रपोज करती है। दे कैन सेंड द प्रपोजल टू द लेजिस्लेचर विच में इनेक्ट ऑन यूजुअल लाइंस। इनिशिएट क्या, पब्लिक लेके आएगी प्रपोजल कि हमारे लिए ऐसा कोई लॉ होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। रिकॉल, नाम से समझ में आ रहा होगा, रिकॉल में क्या है कि जैसे हमने कोई नुमाइंदा चुना, हमने कोई अपना मेंबर चुना, तो अगर चाहे वहां की पब्लिक अगर मेजॉरिटी में है तो वो क्या करेगी, अपने नुमाइंदे को वो वापस बुला सकती है। बाय द, अगर पीपल्स जो है वो मेजॉरिटी में है तो आस्क द लेजिस्लेचर टू सेंड बैक देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर पीपल्स मेजॉरिटी में है तो लेजिस्लेचर को बोलेंगे कि हमारे आदमी को वापस भेज दो, हम इसे पार्लियामेंट के नहीं लेके जा रहे, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी उस बंदे की। तो रिकॉल, जैसे आपको नाम ही समझ में आ रहा है, रिकॉल कर लिया उसको वापस। फिर लास्ट है प्लेबिसाइट, ये भी बहुत न्यूज में रहता है। इसमें क्या, डायरेक्ट पीपल से पूछ लिया जाता है ऑन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, दैट द पीपल्स आर डायरेक्टली कंसल्टेड ऑन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। अगर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी चीज है तो पीपल से हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ऐसी चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। तो प्लीज रिमेंबर, इन चारों का वर्ड्स का मतलब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए यूज होते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं यूज होते हैं। एक चीज तो ये है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये जुडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये एडिटोरियल आया था, तो इसमें 2-3 बात अच्छी हैं, वो मैं आपको बता दूँ। एडिटोरियल है रिलेटेड दिल्ली से। तो दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बीच में हमेशा टसल रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एज अ सेंटर के आदमी बन के काम करते हैं, और वहाँ की सरकार और उनके बीच में बहुत तनातनी बनी रहती है। तो हम पहले जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली जो फॉर्म हुआ है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल, वो हुआ है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली फॉर्म हुआ है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, जो अगर पूछी जाएगी। फिर वहाँ कम से कम जो मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव में, वो कम से कम 70 मेंबर्स होने चाहिए, उनकी सीट फिक्स है। जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम 70 मेंबर होने चाहिए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 10% होना चाहिए ऑफ 70। 10% ऑफ 70 कितना हो गया, 7 मेंबर कम से कम होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये 3 चीज तो आपको ये याद रखनी है। फिर जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो दे रखे हैं वो 239AA में दे रखे हैं, 239AA। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें सारे स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं फॉर दिल्ली। अभी क्या हुआ है कि पहले भी ये 2018 या 19 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसमें ये बोला गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बात माननी पड़ेगी, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स की लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। वो उनकी एक्ट बाउंड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड है, मतलब अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता, लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड है, उसे एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वहां की लेनी पड़ेगी। केवल 3 केस में वो नहीं लेगा। कौन कौन से केस हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस।
आपको पता होगा इन तीनों पे अधिकार क्षेत्र दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है। लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये तीनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस पे अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बोल सकते हैं, पार्लियामेंट का अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है इन तीन चीजों पे, लैंड पे, पब्लिक ऑर्डर पे और पुलिस पे। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, इस पे क्या कहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, इस पे हमेशा अधिकार जो है पार्लियामेंट का है। अभी क्या हुआ है कि अभी प्रोसिक्यूटर चुनना था, प्रोसिक्यूटर कोई केस आ गया था वहां पे, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोसिक्यूटर चुने। तो अभी वो सारे जो जिनको चुना उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो रिपोर्ट गई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रख दी। अब इससे क्या हुआ, वो रिपोर्ट लटक गई, अब प्रोसिक्यूटर अपॉइंट ही नहीं हो पाया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आर्टिकल 239 AA4 में लिखा गया है कि अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर कोई भी दिक्कत आती है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर या मिनिस्टर्स के बीच में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो चीज़ को प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। तो अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वही पावर यूज़ कर ली। ये तो प्रोसिक्यूटर चुनना था उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट हो गया बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो वहाँ के लोग हैं, तो उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रख दी। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, और तो बहुत सारी डिटेलिंग है आगे, तो मैं और डिटेल नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बस इतना जानना जरूरी था जो मैंने यहाँ बताया, और जो मैंने यहाँ बताया दिल्ली का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ नहीं है, कैसे बनी है, कितने मेंबर होते हैं, ये सभी आपको जानना है। इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये कल मैंने सवाल पूछे थे, तो मेरे को नहीं लगता कि, पता नहीं क्यों नहीं दिया आंसर, या तो सबको पता नहीं थे, क्या बात है, मुश्किल से 50 कमेंट्स ही आए। तो फेमाइन कमीशन, ये मैं क्या बताऊँ, फैन है मैकडोनल्ड, मैं वैसे ही बता देता हूँ। मैकडोनल्ड है, इसके इरीगेशन के लिए मैंने बताया था एम से कॉलिन स्कॉट, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, और CID से एंड्रयू फ्रेजर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये तीनों इसके कमीशन है। कर्जन के टाइम में 3 कमेटी आई थी, इन्होंने ये सब चीज़ करा था। सही है, हाँ। और आज का क्वेश्चन ये है, इन विच कांग्रेस सेशन स्वदेशी मूवमेंट पास। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, बता सकते हो किस सेशन में जो कांग्रेस का किस सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को पास किया गया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक वर्ड में सबको पता ही होगा। अच्छा, मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था, कोई बोला कि सर ये वाला जो सवाल आपने पूछा है ये BEO के पेपर में आया, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के में आया। तो मेरे को पता नहीं है आया है कि नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद कर ही लीजिएगा। अब विच कांग्रेस सेशन में स्वदेशी मूवमेंट पास हुआ, आज का ये सवाल है। अच्छा, आपको पता होगा 2021 का कैलेंडर आ गया फॉर UPSC, तो उसमें आपने देख ली होगी, अपनी डेट सर ने कर एक वीडियो भी बनाई थी। तो आज भी या आज या कल आपको एक और वीडियो मिलेगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इस साल का, क्योंकि आज आने वाला है नोटिफिकेशन फॉर CAPF। तो आपकी जो भी क्वेरी है वो आप बताइएगा। वैसे तो हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे, उसमें आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। सो आज आएगा नोटिस, तो आज आएगा तब हम आपको बता देंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो एक लाइक एक शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्लीज़। और एक और चीज़, मैं सब चीज़ सही नहीं बता पाता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो कुछ अगर गलती हो जाए तो आप लोग मेरे को सही कर दिया करिए। लोग ऑफेंड हो जाते हैं कमेंट्स में कि सर आज ये गलत पढ़ा दिया, वो गलत पढ़ा दिया, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सही, अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो मैं अगले दिन सही कर दूंगा। सो डोंट वरी। सो थैंक यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।